हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएमई आईपीओस के बारे में। क्या होते हैं एसएमई आईपीओस दोस्तों? जैसा कि आपको पता है, देखिए इस मंथ कई सारे एसएमई आईपीओस आ रहे हैं और जनरली आते ही रहते हैं। तो मेरे पास भी कई सारे क्वेश्चंस आ रहे थे इसके रिगार्डिंग। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो अबाउट दिस और यहाँ पर प्रॉपर नॉलेज और प्रॉपर गाइडेंस दी जाए रिटेल निवेशकों को, ताकि दोस्तों उनका पैसा यहाँ पर ब्लॉक ना हो, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। एसएमई आईपीओ इन्वेस्टिंग दोस्तों हर किसी के बस की बात नहीं है। दिस इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। तो आज के वीडियो में दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप करे देखिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एसएमई आईपीओज और मेन बोर्ड आईपीओ, उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स क्या है एसएमई आईपीओज के, और उसके बाद कंक्लूजन हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए। और ये चैनल पर दोस्तों अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले डिफरेंस की बात करें तो जो पेड अप कैपिटल है दोस्तों पोस्ट इश्यू, यहाँ पर मेन बोर्ड आईपीओस में 10 करोड़ होनी चाहिए और एसएमई आईपीओस में देखिए अब मिनिमम 1 करोड़ ही है। तो पेड अप कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए पेड अप कैपिटल होता है दोस्तों जब भी कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली टू द इन्वेस्टर्स, जनरली ये आईपीओ के थ्रू ही होता है। तो यहाँ पर जो उस कैपिटल को बोला जाता है दोस्तों, उसको पेड अप कैपिटल बोला जाता है जब कंपनी अपने शेयर्स को सेल करती है प्राइमरी मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर मेन बोर्ड में इसकी रिक्वायरमेंट 10 करोड़ है मिनिमम, लेकिन एसएमई आईपीओ में देखें तो 1 करोड़ ही है। ठीक है, मैक्सिमम 25 करोड़ है, यहाँ पर मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये है पहला डिफरेंस। ऑफर डॉक्यूमेंट वेटिंग। वेटिंग मतलब कि ऑब्जर्व और एग्जामिन, इसको दोस्तों मेन बोर्ड आईपीओ का जो डॉक्यूमेंट है, जो कि ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस भी हम बोलते हैं, उसको सेबी करता है एग्जामिन। एसएमई आईपीओ में दोस्तों सेबी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, इसको स्टॉक एक्सचेंज ही ऑब्जर्व करता है, एग्जामिन करता है। आईपीओ की एप्लीकेशन साइज आप देखेंगे तो 15,000 रहती है मेन बोर्ड में, जैसा कि हमको पता है, लेकिन एसएमई आईपीओ में आप देखेंगे तो 1 लाख दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन साइज रहता है, जो कि काफ़ी हाई है। आईपीओ टाइम फ्रेम की बात करें तो 6 महीने लग जाते हैं मेन बोर्ड में, और एसएमई आईपीओ में आप देखेंगे तो 3 से 4 महीने में ही पब्लिक हो जाता है। मतलब आप देखिए जब भी कंपनी दोस्तों यहाँ पर आईपीओ लाती है तो उससे पहले कई सारे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि मर्चेंट बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है, जिसको हम बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी कहा कहते हैं। फिर वो प्रोस्पेक्ट बनाते हैं, उसको सेबी के पास भेजते हैं। जब सेबी उसको एग्जामिन करता है, ऑब्जर्व करता है, और वहाँ पर आईपीओ का प्राइस बैंड डिसाइड होता है। तो ये जितना भी प्रोसेस है, फिर आरएचपी फाइल होता है, फिर ये जितना भी प्रोसेस उसमें दोस्तों 6 से 9 महीने तक लग जाते हैं मेन बोर्ड आईपीओज में। लेकिन एसएमई आईपीओ हमको 3-4 महीने में आते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ये ऑब्जर्व होता है, सेबी का दोस्तों यहाँ पर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आप कह मान सकते हैं कि रहता ही नहीं है। ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आप देखिए क्वार्टरली रहती है मेन बोर्ड में, एंड एसएमई में हाफ ईयरली। मतलब कि आपको पता है क्वार्टरली रिजल्ट्स हमको आते हुए देखने को मिलते हैं किसी भी कंपनी के। वहीं एसएमई की बात करें तो यहाँ पर हाफ ईयरली हमको आते हुए देखने को मिलते हैं, मतलब कि रिपोर्टिंग होती है। तो ये हो गया दोस्तों डिफरेंसेस। आई होप यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे पहले कॉन्स की, उसके बाद प्रोस की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कौन क्या है दोस्तों, सबसे पहला कौन यहाँ पर मतलब डिसएडवांटेज यही है कि जो एप्लीकेशन साइज है दोस्तों, जो लॉट साइज है बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 लाख तक है एसएमई आईपीओ में, वहीं हमको जो है मेन बोर्ड आईपीओ में 15,000 तक देखने को मिलता है। तो रिटेल निवेशक की दोस्तों यहाँ पर रीच में रहता है। यहाँ पर एक लॉट आप 15,000 में लगा सकते हैं, यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर मिनिमम रहता है। तो ये सबसे बड़ा इसके साथ रिस्क है। अब ये रिस्क दोस्तों यहीं खत्म नहीं होती, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहीं खत्म नहीं होता। उसके बाद भी अगर आईपीओ पब्लिक हो जाता है तो उसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर लॉट्स में ही ट्रेडिंग होती है। जैसा आप ऑप्शंस और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में देखते हैं, लॉट में ही ट्रेडिंग होती है। तो यहाँ पर बिडिंग होती है वो लॉट में ही होती है। ऐसा नहीं है आप इसमें फ्रैक्शंस में बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एन इन्वेस्टर कैन नॉट बाय और सेल इन फ्रैक्शंस ऑफ लॉट साइज विच मेक्स दिस स्टॉक्स हाईली इलिक्विड। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों। पब्लिक होने के बाद भी आप इसमें एक शेयर जो है इसमें फ्रैक्शंस में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको जितना लॉट साइज़ है उतनी लॉट में ही आपको वहाँ पर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। बेचना है तो आपको उतने ही शेयर बेचने पड़ेंगे जितना पूरा लॉट साइज़ है। ऐसा नहीं आप 1 शेयर बेच रहे हैं, 5 खरीद रहे हैं। अगर 1000 का लॉट है तो 1000 ही आपको वहाँ पर ट्रेडिंग होगी लॉट में ही, 2000 है तो 2000 में ही। तो ये इसकी वजह से दोस्तों ये काफ़ी इसमें लिक्विडिटी बहुत ही कम रहती है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप समझ सकते हैं कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है इसमें। तो आप अगर आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो ये आपको दोस्तों समझना ज़रूरी है। सेबी नॉट इन पिक्चर, जैसा भी हमने बात करी दोस्तों, जो प्रोस्पेक्टस है, ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस है, एसएमई आईपीओ का, सेबी दोस्तों वहाँ पर उसको एग्जामिन नहीं करता। उसमें स्टॉक एक्सचेंज ही दोस्तों इन्वॉल्व रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज ही यहाँ पर एग्जामिन करते हैं प्रोस्पेक्टस को। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जामिनिंग एंड अप्रूविंग द आईपीओ इज नॉट ऑन द रेलेवेंट स्टॉक एक्सचेंज। द इक्विटी शेयर्स ऑफर्ड इन द इशू हैव नॉट बीन रिकमेंडेड एज अप्रूव्ड बाय सेबी और नॉट डज सेबी
nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this prospectus is a common line one can find in the filings of SME। तो ये लाइन आप दोस्तों जो फाइलिंग्स में देखने को हमको मिल जाती है, ये जो आप देख रहे हैं सेमी कॉलम्स में, ये वाली लाइन दोस्तों यहाँ पर क्लियरली लिखी होती है फाइलिंग में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पर रिस्क है। सेबी इसको दोस्तों ऑब्जर्व नहीं करता, एग्जामिन नहीं करता। यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंजेस में ये एग्जामिन होते हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है। जैसे कि बीएससी पे कोई आईपीओ आ रहा है एसएमई, तो वो बीएससी एसएमई पे लिस्ट होगा, और एनएससी पे आ रहा है तो वो एनएससी इमर्ज पे लिस्ट होगा। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जहाँ पर एसएमई आईपीओज लिस्ट होते हैं। तो आप देखेंगे आईपीओ लिस्ट होने के बाद भी जो एसएमई आईपीओज है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी आ रहा है एक अभिषेक इंटीग्रेशन या नवोदय एंटरप्राइजेस का आ रहा है, तो जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, नवोदय एंटरप्राइजेस जो भी नाम होगा उसका ऐसे, और यहाँ पर लिखा होगा एस ई, ठीक है, ऐसे लिखा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये जो है एसएमई आईपीओ एसएमई सेगमेंट के जो है स्टॉक्स हैं, और यहाँ पर टी टू टी सेगमेंट में ट्रेडिंग होती है, मतलब इंट्राडे यहाँ पर नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ये आपको हमेशा ध्यान में रखनी है आईपीओ में अप्लाई करने से पहले। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आई होप यहाँ पर आप फंसेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों डिफरेंट रूल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। तो प्रॉफिटेबिलिटी के भी डिफरेंट रूल्स हैं। एसएमई आईपीओज में क्या होता है, देखिए एटलीस्ट 2 साल के, मतलब जो पिछले 3 साल में 2 साल में यहाँ पर प्रॉफिटेबल कंपनी होनी चाहिए। वहाँ पर 2 साल में ही प्रॉफिटेबल अगर कंपनी है तो वहाँ पर उसको जो है एप्लीकेशन लगाने की मंजूरी मिल जाएगी। अगर ये कंडीशन भी मैच नहीं हुई तो उसकी एटलीस्ट 3 करोड़ होनी चाहिए नेटवर्थ, ठीक है। और मेन बोर्ड में दोस्तों आपको पता है कि जो 3 साल मतलब 5 जो पिछले 5 साल है उससे लगातार पिछले 3 साल में ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पॉजिटिव में होना चाहिए, प्रॉफिटेबल हो कंपनी होनी चाहिए, और मिनिमम 15 करोड़ की यहाँ पर सेबी नीड्स कंपनीज टू हैव अ मिनिमम ऑफ 15 करोड़ इन एवरेज प्री टैक्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। 15 करोड़ का यहाँ पर पिछले 3 साल में इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स, देखिए एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर्स। तो 3 साल में यहाँ पर कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए, एटलीस्ट 15 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए, तभी दोस्तों वहाँ पर उसको जो है अप्रूवल मिलता है। तो ये देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर डिफरेंस है दोनों आईपीओज में, एसएमई आईपीओज में और मेन बोर्ड आईपीओज में। और तभी आप देखते हैं जब भी कभी कंपनी का प्रॉफिटेबल नहीं होती पिछले 3 साल में, तो वहाँ पर रिटेल निवेशक का जो लॉट रिटेल पोर्शन है 10% कर दिया जाता है। अगर प्रॉफिटेबल होती है तो 35% रिटेल पोर्शन वहाँ पर रख दिया जाता है। तो ये मैं आपको अपने वीडियोज़ में जो आईपीओज की हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं उसमें कई बार मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर प्रॉफिटेबल नहीं है तो 10% ही रिटेल एलोकेशन को वहाँ पर पोर्शन मिलेगा, प्रॉफिटेबल है तो 35% मिलेगा। सेबी दोस्तों यहाँ पर ये क्यों करता है, टू प्रिवेंट रिटेल निवेशक, ठीक है। सेबी का काम ही दोस्तों यहाँ पर एक रेगुलेट, सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है, उसका काम ही यही है कि जो भी यहाँ पर धांधलेबाजी होती है उसको रेगुलेट किया जाए। तो इसलिए यहाँ पर रिटेल निवेशक ज़्यादा फंसे नहीं। तो इसलिए दोस्तों सेबी का यहाँ पर एक आप समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा रोल है कैपिटल मार्केट्स में। नेट वर्थ रिक्वायरमेंट आप देखेंगे तो सेबी रिक्वायर्स मेन बोर्ड आईपीओ कंपनीज टू हैव नेट वर्थ ऑफ एटलीस्ट 1 करोड़ इन ईच of the preceding 3 full years, but the requirement of SME IPO is 1 crore in the latest audited financial year। मतलब लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स में 1 करोड़ का यहाँ पर SME IPOs के लिए रिक्वायरमेंट है। बल्कि वहीं मेन बोर्ड IPOs की देखें तो 3 साल में लगातार 3 साल में यहाँ पर 1 करोड़ होनी चाहिए, SME IPO में लेटेस्ट में ही 1 करोड़ होनी चाहिए। तो ये है डिफरेंस। कई सारे जो आपको यहाँ पर प्रो जो कॉन्स हैं आपको जानना जरूरी है, डिसएडवांटेजेस। अब देखिए होता क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये जो आईपीओ होते हैं ना बहुत ही इनिशियल स्टेज पे होते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि लार्वा स्टेज में होते हैं। ये कंपनीज आईपीओ लाती है कैपिटल मार्केट में पैसा उठाने के लिए। इन कंपनीज का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कुछ नहीं होता, बहुत ही इनिशियल स्टेज पे ये कंपनीज होती है, तो बहुत ही रिस्की होती है, ठीक है। ये सारी बातें आपको जानना जरूरी है। और सिर्फ एक ही प्रोज है दोस्तों इसमें, चांस टू पिक पोटेंशियल मल्टी बैगर्स फेयरली अर्ली इन एसएमई आईपीओ। जैसे मैंने आपको अभी बताया एसएमई आईपीओ बहुत ही अर्ली स्टेज में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 साल ही हुए आईपीओ कंपनी को अपने बिजनेस में आए, 3 साल ही हुए हैं, 4 साल ही हुए हैं, इतनी लेटेस्ट स्टेज में ही होते हैं। वहीं आप मेन बोर्ड में देखिए 17 साल से कंपनीज अपने बिजनेस में होती है, लेकिन जब आईपीओ आता है तो कभी 15 साल बाद आता है, कभी 10 साल बाद आता है, कभी 20 साल बाद आता है। तो वहाँ पर उनका ट्रैक रिकॉर्ड, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा होता है, और सेबी भी पूरा ऑब्जर्व करता है डॉक्यूमेंट को। उसमें फाइनेंशियल से लेकर रिस्क से लेकर सब चीज़ें होती है, इंडस्ट्री से लेकर। तो इसलिए सेबी का वहाँ पर काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। लेकिन वहीं एसएमई आईपीओ में काफ़ी इनिशियल स्टेज पे होती है ये कंपनीज, और कैपिटल मार्केट्स में लिस्ट ये होती है। तो यहाँ पर एक ही प्रोज है कि यहाँ पर आप उसको कंपनी को बहुत ही अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए रिस्क भी बहुत बड़ा है। जैसे मैंने आपको कितने सारे रिस्क बताए, तो आपको ये समझना पड़ेगा। अगर आप ये वैसे ही होता है दोस्तों, जैसे कि
आप किसी वेंचर कैपिटलिज्म होता है, जहाँ पर एक आप नई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि आप देखें जो बड़े-बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, वो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। स्टार्टअप जो होते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेज में होते हैं। स्टार्टअप करीब-करीब 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, उसके बाद आईपीओ जो हैं वो लिस्ट होते हैं। तो ये वैसा ही सीन है कुछ यहाँ पर। बहुत ही अर्ली स्टेज में हमको एसएमई आईपीओज़ में पैसा लगाने का मौका मिल जाता है, और हो सकता है उसमें से पोटेंशियल मल्टीबैगर्स निकल के सामने आ जाए, और हमारे पास जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो हम जो हमारे पास मेन बोर्ड में 10x होने के होते हैं, वहीं फेयर मतलब एसएमई आईपीओज़ में हो सकता है हमको 50x 100x होते हुए भी देखने को मिल जाए। लेकिन 90% केसेस में दोस्तों एसएमई आईपीओज़ में हमको लॉस ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्ट्रिंजेंट जो है पॉलिसीज़ हैं, स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ नहीं हैं, जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओज़ में हमको देखने को मिलता है। तो ये प्रोज़ भी दोस्तों यहाँ पर एक तरह से काफ़ी रिस्क के साथ ही आपको मिलता है, ठीक है? अगर आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, ठीक है, आप कंक्लूजन पे आते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपका कंफर्ट लेवल है, तो आप ज़रूर इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बिग लॉट साइज़ का अप्लाई करने का थोड़ी हिम्मत है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं अप्लाई। अगर आपको वहाँ पर लिमिटेड लिक्विडिटी में काम चल जाएगा आपका, तभी आप दोस्तों वहाँ पर इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेडिंग इनकी जो है ट्रेडिंग इनकी लॉट साइज़ में ही होती है, तो आप डेफ़िनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोक रहा। लेकिन दोस्तों अगर आप आम रिटेल निवेशक हैं मेरी जैसे, तो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीटली बोलूँगा इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसमें से निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। कभी-कभी होता क्या है, लिस्टिंग के बाद दोस्तों प्राइस में भारी गिरावट आती है ड्यू टू एडवर्स सिचुएशन इन मार्केट। तो वहाँ पर 1 लाख रुपए अगर आपने लगाया है, तो वहाँ पर समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर 10% भी वहाँ पर गिरा, तो आप समझ सकते हैं कि आप उसको बेच नहीं पाएँगे, क्योंकि वैसे ही लिक्विड होते हैं, और 10% भी गिरा तो 10,000 का सीधा-सीधा लॉस आपका होगा। अगर 10% बढ़ भी गया, तब भी बेचने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आपका लंबे समय का नज़रिया है 5 साल का आईपीओ का रखने का, और आपके पास पूरा कन्विक्शन है उस कंपनी को लेकर, तो ज़रूर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो कंक्लूजन क्या है? अप्लाई दोस्तों आप तभी करिए जब आपके पास ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, आप यहाँ पर कंफर्टेबल हैं। तो आई होप दोस्तों ये एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आया होगा, सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।